हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनस एंड यू आर वाचिंग अनस क्लासेस। अगर न्यायपालिका यानी कोर्ट की तरफ से किसी पर्सन को मृत्युदंड की सज़ा सुना दी जाती है तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, वो है राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका भेजना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 यानी अनुच्छेद 72 भारतीय राष्ट्रपति को ये पावर देता है, इस बात की शक्ति देता है कि वो सज़ा में बदलाव कर सकते हैं। जब भी किसी पर्सन को कोर्ट की तरफ से सज़ा सुना दी जाती है तो उसके पास जो ऑप्शन बचता है वो है राष्ट्रपति के पास अपनी दया याचिका भेजना। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 प्रेसिडेंट को ये पावर देता है कि वो दया याचिका पर सुनवाई करें और अपनी समझ के आधार पर, अपने विवेक के आधार पर वो उसमें सज़ा में परिवर्तन कर सकते हैं या उसे माफ़ भी कर सकते हैं या उस दया याचिका को ठुकरा भी सकते हैं। हमने अब तक ये सुना है कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजी जाती है, राष्ट्रपति अब तो उस पर सुनवाई करते हैं, लेकिन राष्ट्रपति उस सुनाई गई सज़ा पर कितने तरह के बदलाव कर सकते हैं, किन चेंज को कर सकते हैं, आज की वीडियो में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर स्टूडेंट्स को या फिर हमें पता होता है कि प्रेसिडेंट इस पर सुनवाई करते हैं दया याचिका पर और उसे रिजेक्ट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति चाहें तो उस पर सज़ा में बदलाव भी कर सकते हैं या फिर कर सकती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 72(1) प्रोविज़न करता है कि द प्रेसिडेंट शैल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट और रेमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रेमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। अब ये पार्डन, रिप्राइव्स, रिस्पाइट, रेमिशन, रेमिट और कम्यूट सेंटेंस क्या है, इन्हीं सबको हम समझने वाले हैं आज। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं पार्डन की। पार्डन यानी कि क्षमा। पार्डन वह स्थिति है जब राष्ट्रपति जो सज़ा दी गई है उस सारी सज़ाओं से उस बंदी को, उस व्यक्ति को, बंदी मतलब कैदी, अपराधी, तो प्रेसिडेंट जब उस कैदी को पूरी तरह से हर अपराध से मुक्त कर देते हैं बिल्कुल, तो उसे कहा जाता है पार्डन। यानी कि जो भी चार्जेस, जो भी सज़ा उसे दी गई थी उसको पूरी तरह हटा दिया गया, पूरी तरह ख़त्म कर दिया गया, उसी पूरी तरह क्षमा कर दिया गया, माफ़ कर दिया गया, उसे पार्डन कहा जाता है। दूसरी तरीके का बदलाव जो राष्ट्रपति सज़ा में कर सकते हैं या कर सकती हैं वो है कम्यूट सेंटेंस यानी कि लघुकरण। कम्यूट सेंटेंस यानी लघुकरण का ये मतलब होता है कि जो सज़ा दी गई है उस सज़ा के मुकाबले थोड़ा आसान दंड उस व्यक्ति को देना, यानी कि जो दंड दिया गया है उससे सरल दंड उस व्यक्ति को दे देना। या फिर हम ये कह सकते हैं कि दंड में जो बदलाव किया गया है, दंड की प्रकृति को बदल दिया गया, यानी कि दंड की प्रकृति को, नेचर ऑफ पनिशमेंट में बदलाव करना, वो हमारा कम्यूट सेंटेंस कहलाता है। पार्डन ये हुआ कि जो दंड दिया गया था उस सभी दंड से, उस सभी सजाओं से उस व्यक्ति को पूरी तरह फ्री कर दिया गया और उन सबको माफ़ कर दिया गया, ये हमारा था पार्डन। दूसरा है हमारा कम्यूट सेंटेंस यानी कि नेचर ऑफ क्राइम में बदलाव कर दिया गया, जिस तरीके का दंड उसे दिया गया था उससे सरल दंड उसे दिया गया है। यानी कि मान लीजिए किसी पर्सन को कोर्ट ने मृत्युदंड की सज़ा सुनाई है तो उस मृत्युदंड के स्थान पर उस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा दे देना, ये एक तरीके से हमारा कम्यूट सेंटेंस कहलाता है, लघुकरण कहलाता है। तीसरे तरीके का परिवर्तन जो सज़ा में किया जा सकता है वो है हमारा रिस्पाइट यानी कि विराम। इसका मतलब होता है कि दोषी को जो भी सज़ा सुनाई गई है उस सज़ा को कम कर देना, घटा देना, इसे हम रिस्पाइट या फिर विराम कहते हैं। ये तीसरे तरीके का बदलाव है जो राष्ट्रपति सज़ा में कर सकते हैं दया याचिका पर सुनवाई के दौरान। जब सुनाई गई सज़ा में राष्ट्रपति जो तीसरे तरीके का बदलाव कर सकते हैं वो है हमारा विराम यानी कि रिस्पाइट। चौथे तरीके का बदलाव जो राष्ट्रपति सज़ा में कर सकते हैं वो है रिप्रीव यानी प्रविलंबन। प्रविलंबन या रिप्रीव का मतलब होता है कि जो दंड न्यायपालिका की तरफ से उस व्यक्ति को सुनाया गया है तो उस पर अस्थायी रोक लगाना। रिप्रीव यानी कि जो भी दंड न्यायपालिका ने उस व्यक्ति को, उस पर्सन को सुनाया है तो उस पर अस्थायी रोक लगा देना। ख़ास तौर से मृत्युदंड जैसे केसेस में होता है ऐसे कि जो भी उस पर्सन को सज़ा सुनाई गई है उस पर एक अस्थायी रोक लगा दी जाती है। वो उसे कब वो मृत्युदंड दिया जाए, कब उसे फांसी दी जाएगी, इस पर रोक लगा दी जाती है। तो जो मृत्युदंड उस पर्सन को, उस व्यक्ति को दिया जाना था उस पर एक अस्थायी रोक लगा दी जाती है, इसे हम कहते हैं रिप्रीव यानी कि प्रविलंबन। तो ये हुए वो चार तरह के बदलाव जो राष्ट्रपति कर सकते हैं दी गई सज़ा में। और पांचवा और आखिरी जो है हमारा वो है रेमिशन यानी कि परिहार। परिहार का मतलब या रेमिशन का मतलब ये होता है कि जो दंड की प्रकृति है, नेचर ऑफ क्राइम है, उसमें परिवर्तन किए बिना सज़ा को कम करना। परिहार का मतलब ये होता है कि जो दंड दिया गया है उस दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना, नेचर ऑफ क्राइम में परिवर्तन किए बिना उस दंड की अवधि को कम करना, जो उसका टेन्योर है उसको कम करना।
जितने समय के लिए वो सज़ा सुनाई गई है उस समय को कम करना, ये हमारा रेमिशन या परिहार कहलाता है। लघुकरण या फिर कम्यूट सेंटेंस में बात की थी कि दंड की जो प्रकृति है उसमें चेंज या फिर उसमें परिवर्तन किया जाता है, और पार्डन में हमने बात की थी कि सज़ा को पूरी तरह माफ़ कर दिया जाता है। तो कम्यूट में जो नेचर ऑफ क्राइम में बदलाव किया जाता है, यहाँ पर उस दंड की प्रकृति को नहीं बदला जा रहा है, दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना सिर्फ उस सज़ा की अवधि को कम किया जा रहा है, यानी दंड की प्रकृति वही रहेगी और उस सज़ा की जो अवधि है, जो टाइम है, उसे घटा दिया जाएगा। तो यही अंतर है इन चारों में, जिसमें हमारा पार्डन, कम्यूट सेंटेंस, रिस्पाइट, रिप्रीव और रेमिशन शामिल है। सो आप इन पांचों पॉइंट्स को नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स में आपको सिर्फ ये वर्ड दिया जाएगा कि पार्डन का मतलब क्या है, कम्यूट सेंटेंस का मतलब क्या है, और ये जो लाइंस आपको दिख रही हैं इन लाइंस को आगे लिख दिया जाएगा और उसमें मैच द फॉलोइंग करके आपसे पूछा जाएगा कि इन सभी युग्मों को मिलाइए। तो फ्रेंड्स, ये हैं वो 5 तरीके के बदलाव जो राष्ट्रपति सुनाई गई सज़ा में कर सकते हैं। एक पर्सन जब उसे कोर्ट की तरफ से सज़ा सुना दी गई है तो वो चाहे तो अपनी दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेज सकता है, और इतने तरीके के परिवर्तन सज़ा में राष्ट्रपति के द्वारा किए जा सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा कि क्या वास्तव में राष्ट्रपति को ये पावर दिया जाना सही है या गलत है। देखिए, मृत्युदंड की सज़ा उन मामलों में सुनाई जाती है जब अपराध काफ़ी बड़ा हो और उस अपराधी को सज़ा मिलने में तकरीबन, हमें पता है कि जो हमारी न्यायपालिका की कार्यशैली है उसमें तकरीबन फैसला आने में 20-20, 25-25 साल तक लग जाते हैं। और मान लीजिए कोई पर्सन है जिसने बहुत बड़ा क्राइम किया है और उसे सज़ा दिलाने के लिए कुछ लोगों की तरफ से केस लड़ा जा रहा है। हो सकता है कि वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रॉन्ग ना हो, तो वो पूरी ज़िंदगी केस लड़ते हैं उस व्यक्ति को सज़ा सुनवाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग के 1-1 लाख से 1.25 लाख तक देने पड़ते हैं। मान लीजिए कोई किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाई गई है 15 साल बाद या 20 साल बाद, और फैसला आने पर उसे मृत्युदंड दिया जाता है, और सज़ा में जो फैसला आया होगा वो एक ऑथेंटिक फैसला होगा। वो किस लिए? क्योंकि सज़ा न्यायपालिका की जजेस की बेंच के द्वारा सुनाया गया होता है, और जजेस की पूरी ज़िंदगी जो कि वकालत में बीत गई है वो एक कानून के बेहतर जानकार होते हैं, और जुडिशरी में इन्वॉल्व होने के लिए ज़रूरी भी है कि वो व्यक्ति जुडिशरी की फील्ड से ही हो। जबकि राष्ट्रपति बनने के लिए लॉ की फील्ड से होना ये कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। प्रेसिडेंट किसी भी फील्ड से हो सकते हैं, उनका न्यायपालिका जैसी संस्थाओं से जुड़ा होना या न्यायिक अनुभव होना या न्यायपालिका की या भारतीय न्याय व्यवस्था की नॉलेज होना, ये सब ज़रूरी नहीं है। तो क्या इस कंडीशन में राष्ट्रपति को ये पावर दिए जाना सही है या नहीं है? क्योंकि जिन जजेस ने सज़ा सुनाई है वो जुडिशरी की फील्ड से बिलोंग करते हैं, दे नो बेटर दैट व्हाट इज़ बेटर फॉर दिस पर्सन। और वहीं दूसरी तरफ प्रेसिडेंट होते हैं जो कि लॉ की फील्ड से नहीं होते, या उनका लॉ की फील्ड से होना ज़रूरी नहीं होता। वो अलग बात है कि हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो भारत का एक सर्वोच्च पद है, राष्ट्रपति देश के पहले नागरिक हैं, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर की भी तो बात की जाती है कि ये एग्जीक्यूटिव अपना काम करेगी, यानी नियमों को लागू करेगी, जुडिशरी न्यायिक मामलों का काम करेगी, और विधायिका हमारा कानून बनाएगी। तो वो पर्सन जिसने एक बड़ा अपराध करा है, और उस बड़े, और जिसमें कि हत्या और मृत्यु और रेप जैसे मामले शामिल होते हैं, तो उस पर्सन को जो सज़ा सुनाई गई है वो तुरंत दया याचिका अगर अपने राष्ट्रपति के पास भेजे और मान लीजिए उसे वहाँ से क्षमादान मिल जाए, तो क्या इस क्षमादान का मिल जाना सही है या नहीं है? मेरा अपना मानना ये है कि एक तरीके से ये इंटरफेरेंस है एग्जीक्यूटिव का जुडिशियल वर्क्स में, जहाँ तक मैं सोच पा रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी सोच कुछ और हो, मैं ये नहीं कहता कि आप जो सोचते हैं वो गलत सोचते हैं। वी कैन हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ऑन सर्टेन थिंग्स, कि ठीक है डेमोक्रेसी है, आपको कुछ लगता है, मुझे कुछ लगता है, वो अलग बात है। लेकिन जहाँ तक मैं मानता हूँ, मैं ओपनली ये नहीं कह रहा कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए, मैं मानता हूँ कि ये कार्यपालिका का एक हस्तक्षेप है न्यायिक कार्यों में। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों के विभाजन के कॉन्सेप्ट को तो आप जानते ही होंगे कि एक लेजिस्लेचर होगी, एक एग्जीक्यूटिव होगी, एक जुडिशरी होगी। यानी कि लेजिस्लेचर का काम कानून बनाना होगा, एग्जीक्यूटिव का काम उन कानूनों को, उन नियमों को लागू करना होगा, और जुडिशरी का काम ये देखना होगा कि वास्तव में ये दोनों संस्थाएं, वो संस्थाएं जो कि कानून बनाने का काम करती हैं, जैसे विधानसभाएं और संसद, राष्ट्रपति और गवर्नर, ये वो लोग हैं जो कि एग्जीक्यूशन का काम करते हैं, एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूशंस का हिस्सा है, पार्ट है। जुडिशरी का काम इन पर निगाह बनाए रखना है कि वास्तव में ये दोनों संस्थाएं इंडिपेंडेंटली अपना काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, या कोई ऐसा काम तो नहीं कर रही जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी एक आर्टिकल का वायलेशन करता हो, उल्लंघन करता हो। ये काम जुडिशरी का है। तो जो सज़ा सुनाना वो हमारा एक जुडिशियल वर्क का हिस्सा है,
एग्जीक्यूटिव का काम नियमों को लागू करना है। तो बीच में से ये जो एक तरीके का लिंक जो बन रहा है, जिस पर हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या ये सही है या फिर नहीं है? क्या ये सेपरेशन ऑफ पावर का वायलेशन है या नहीं है? ये एक डिबेट का विषय है। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि वास्तव में राष्ट्रपति को ये पावर होना चाहिए, जबकि न्यायपालिका से जुड़े हुए कुछ लोग या कुछ स्कॉलर्स इस सिस्टम पर सवाल भी उठाते हैं। पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने अपने कार्यकाल के दौरान 39 दया याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें से उन्होंने 5 को रिजेक्ट किया और जबकि 34 पर उन्होंने सजा में बदलाव किया। यानी 34 मामलों में उन्होंने मृत्यु की सज़ा को उम्र कैद की सज़ा में बदल दिया। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के सामने भी 34 दया याचिकाएं लाई गई थी, जिसमें से उन्होंने 4 को कम्यूट के यानी सज़ा में बदलाव किया और जबकि 30 दया याचिकाओं को उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान रिजेक्ट किया। नो मर्सी, कोई दया नहीं। और इसके अलावा आर वेंकटरमण ने भी अपने कार्यकाल के दौरान 45 दया याचिकाओं को ठुकराया था। सो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ साइड में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में जब भी वीडियोस अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशंस तुरंत आपको आपके मोबाइल पर ही मिल जाए और कोई भी वीडियो मिस ना हो पाए।